नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प किरदार की जिनका नाम न्याय, वीरता और ज्ञान का प्रतीक बन गया है, राजा विक्रमादित्य। जब भी हम विक्रमादित्य का नाम सुनते हैं ना, तो मन में एक बहुत ही महान राजा की तस्वीर उभरती है। वही राजा जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। सोचिए, विक्रम और बेताल की वो दिलचस्प कथाएं, उनके पराक्रम के किस्से, ये सब हमारी लोक कथाओं का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि क्या ये महान राजा सच में थे, या फिर ये जो किंवदंती है ये कई सच्चाइयों को मिलाकर बनी है। चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस विरोधाभास को समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो हैं लोक कथाओं वाले विक्रमादित्य, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 56 ईसा पूर्व में शकों को हराया और विक्रम संवत की शुरुआत की। ये वही कैलेंडर है जो आज भी भारत में इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो ऐतिहासिक सबूत हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग समय की ओर इशारा करते हैं। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि अगर कोई एक राजा विक्रमादित्य की किंवदंती के सबसे करीब बैठता है, तो वो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। उनकी जो उपलब्धियां हैं और उनका जो शासनकाल था, वो उन्हें इस महान उपाधि का एक बहुत मजबूत दावेदार बनाता है। तो चलिए अब जरा चंद्रगुप्त द्वितीय के केस को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और ये समझते हैं कि उन्हें भारत के स्वर्ण युग का निर्माता आखिर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं उनकी सैन्य ताकत की। चंद्रगुप्त द्वितीय एक जबरदस्त विजेता थे। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्रपों को हराया, जिससे उनका साम्राज्य गुजरात और महाराष्ट्र तक फैल गया। मालवा पर भी जीत हासिल की, और तो और हूणों के हमलों को ही कामयाबी से रोका, जिससे साम्राज्य की सीमाएं महफूज हो गईं। और देखिए, इन जीतों का असर सिर्फ साम्राज्य की सीमाओं पर नहीं हुआ, बल्कि इनसे शांति और समृद्धि का एक ऐसा दौर आया जिसमें कला, साहित्य और विज्ञान अपने चरम पर पहुंच गए। इसी समय को हम गुप्तों का स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। उनकी जो राजसभा थी, वो अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली लोगों का केंद्र थी, और यही बात उन्हें एक महान शासक बनाती है। कहानियों में कहा जाता है कि उनके दरबार में नवरत्न यानी 9 रत्न थे। जरा सोचिए, एक ही दरबार में कालिदास जैसे महाकवि, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं लिखी, और धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है, सब एक साथ। ये सभा उनके कला और ज्ञान को दिए गए सम्मान का एक जीता जागता सबूत है। अब ये सब सुनने में तो एकदम विक्रमादित्य की कहानी जैसा लगता है ना? एक महान विजेता, कला का संरक्षक। पर जब हम टाइमलाइन को जरा गौर से देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक हिस्टोरिकल कमेंट है, और ये एक बहुत बड़ी पहेली की तरफ इशारा करता है। नवरत्नों में से एक महान खगोलशास्त्री वराहमिहिर, उनका जन्म चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के लगभग 1 सदी बाद हुआ था। तो फिर वो उनके दरबार में कैसे हो सकते थे? और यही वो पॉइंट है जहां कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ये जो गड़बड़ी है ना, ये हमें एक बड़े और ज्यादा दिलचस्प सच की ओर ले जाती है। शायद हम किसी एक इंसान को ढूंढ रहे हैं, जबकि हमें एक पूरी विरासत को देखना चाहिए। और ये रहा उस पहेली का जवाब। विक्रमादित्य असल में किसी एक राजा का नाम था ही नहीं, ये एक बिरुद था, मतलब एक शाही उपाधि जिसे कई ताकतवर शासकों ने अपनाया था। इसका मतलब होता है सूर्य के समान वीर, और ये एक ऐसा सम्मान था जिसे जंग में कमाया जाता था। और जब हम पुराने सिक्कों और शिलालेखों को खंगालते हैं ना, तो सबूत साफ हो जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अलावा उनके पोते स्कंदगुप्त जैसे दूसरे ताकतवर गुप्त राजाओं ने भी विक्रमादित्य की उपाधि का इस्तेमाल किया। असल में सबूत तो ये भी बताते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने भी विक्रम से मिलती जुलती उपाधियां अपनाई थीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें इस पूरे दौर को एक नए नजरिए से देखना होगा। ये किसी एक विक्रमादित्य का युग नहीं था, बल्कि ये विक्रमादित्यों का युग था, जहां कई महान राजाओं ने इस शानदार उपाधि को धारण किया। तो अब हम ये तो जान गए कि कई विक्रमादित्य थे। तो फिर सवाल ये है कि इतने सारे विक्रमादित्य एक महान कहानी में कैसे सिमट गए? चलिए समझते हैं कि एक मिथक या एक किंवदंती बनती कैसे है। देखिए, एक किंवदंती रातों रात नहीं बनती। ये एक धीमी प्रक्रिया है।
पहले क्या होता है, कई पीढ़ियों तक ताकतवर राजा एक ही तरह की वीरता वाली उपाधि का इस्तेमाल करते हैं। फिर समय के साथ इन सभी राजाओं की अलग अलग कहानियां और उनकी उपलब्धियां आपस में घुल मिल जाती हैं, और फिर सदियों बाद कहानी सुनाने वाले इन मिलीजुली यादों को एक अकेले आदर्श हीरो की कहानी में ढाल देते हैं, और बस इस तरह इतिहास एक अमर किंवदंती बन जाता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि विक्रमादित्य की जो महान कहानी है वो असल में किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। ये तो पूरे गुप्त वंश की सामूहिक याद है, उनकी जीत, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां और उनके न्याय के आदर्शों का एक प्रतीक है। मतलब समय के साथ क्या हुआ कि कई सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं को मिलाकर एक मजबूत कहानी बना दी गई। किंवदंती वाले विक्रमादित्य में हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की वीरता भी दिखती है, समुद्रगुप्त की जीतें भी और स्कंदगुप्त का पराक्रम भी। सब कुछ एक ही किरदार में समा गया है। और विक्रमादित्य की ये कहानी हमें इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। जब हम इतिहास के दूसरे महान नायकों के बारे में सोचते हैं तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, उनकी कहानियों में कितना सच है और कितना समय के साथ गढ़ी गई एक खूबसूरत किंवदंती। शायद सबसे महान नायक एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार होते हैं,